हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज समीउल्लाह एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंदर हम स्टार्ट लेंगे और वेस्पर थ्योरी को देखेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे उसकी आप आसानी से ज्योमेट्रिकल जो उसकी ज्योमेट्री है यानी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो वीडियो आपने देखनी है आखिर तक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार्ट केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं कि जब दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान, तो वो एटम्स को होल्ड करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सूरत में हमारे पास एक बॉन्ड बनता है जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी हम यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एटम्स को जो होल्ड रखती है आपस में दो चीज़ें केमिकल बॉन्ड के अंदर, वो हमारे पास फोर्स होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फोर्स वो चीज़ है तो जो दो दो एटम्स को आपस में होल्ड करती है, एटम्स को क्या करती है, आपस में होल्ड करती है। अब केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमें क्या कहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, यानी केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनता है कि एटम्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। जब वो फोर्स दो एटम्स के दरमियान होती है तो वो एक बॉन्ड की शक्ल अख्तियार करते हैं जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और इसके लिए हम अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि एटम्स जो एटम्स हैं वो अपने जो सेंट्रल एटम है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने की कोशिश करता है। और जो एटम्स भी 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करता है उस एटम को या उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं कि इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। तो यहाँ पर आपने ये बात समझनी है कि ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल है हमारे पास अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो जो भी एटम अटेन करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, हम उसको कहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इस तरह से एक और रूल हमारे पास पाया जाता है जिसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं। डुप्लेट रूल क्या होता है? डुप्लेट रूल हमारे पास ये होता है कि जो एटम दो इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल के अंदर अटेन करता है उसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं कि यानी ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है। तो यहाँ पर हम ऑक्टेट रूल की बात करेंगे जिससे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे केमिकल बॉन्ड को। तो ऑक्टेट रूल हमें ये कहता है कि एटम जो सेंट्रल एटम है वो अपने वैलेंस शेल के अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करता है तो ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को जो है ओबे कर रहा है। तो ये बात तो आपने सबसे पहले समझनी है। अब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड के एनर्जी और स्टेबिलिटी के हवाले से। जब दो एटम्स के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उस फोर्स के नतीजे में जब बॉन्ड बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब बॉन्ड बन जाता है तो एनर्जी जो है उस मॉलिक्यूल की उस जो पूरा सिस्टम है उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जबकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी और जो हमारे पास एनर्जी है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। तो जब दो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है और बॉन्ड बनता है तो उस सिस्टम के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी डिक्रीज कर जाती है जबकि स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद बात करें ऑक्टेट रूल के हवाले से। तो ऑक्टेट रूल की एक ड्रॉबैक यहाँ पर ये था कि उसने हमारे पास ये तो बताया कि सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स जब अटेन करेगा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और इस रूल को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। लेकिन वो यहाँ पर एक ड्रॉबैक उसका ये था कि उसने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पर मैं इसका ड्रॉबैक भी देख लेता हूँ कि ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी दी, उसको हम कहते हैं विस्पर थ्योरी। उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता चलता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, अभी मैं ऑप्शंस लिखूंगा, ओबेज ऑक्टेट रूल। तो अब कुछ मैं ऑप्शंस आपको दूंगा तो आपने यहाँ पर गेस करना है वीडियो को पॉज करके कि इनमें से कौन से ऐसा ऑप्शन है जो कि ओबे करता है ऑक्टेट रूल को। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास CH4 यानी मीथेन। बी ऑप्शन है हमारे पास PCl5। सी ऑप्शन है हमारे पास BF3 और डी ऑप्शन है हमारे पास आल।
तो अब यहाँ पर आपने सेंट्रल एटम को देखना है इन सारे मालिक्यूल्स के अंदर कि सेंट्रल एटम इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मालिक्यूल है जिसका सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करता है। तो वन बाय हम वन लेके जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आप मीथेन के अंदर कार्बन को देखें जो कि सेंट्रल एटम है, तो आप जानते हैं कि कार्बन जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए हैं एक एक हाइड्रोजन से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्टेट रूल यहाँ पर जो ओबे कर रहा है वो हमारे पास मीथेन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मीथेन होगा। इसके अलावा हम बात करें बी ऑप्शन की, PCl5 के अंदर जो फास्फोरस है इसके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर, तो लिहाजा ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है। इसके अंदर ऑक्टेट रूल नहीं है बल्कि एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल है, यानी ये 10 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल के अंदर रखता है। BF3 की बात करें तो BF3 के पास जो सेंट्रल एटम है बी बोरान, यानी इसके वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी ये जो हम कह सकते हैं कि डेफिनेट ऑक्टेट रूल को जो है डेफिशिएंट ऑक्टेट रूल को ये ओबे कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है कि कभी कभार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि इन ऑप्शंस वो ऑप्शंस 4 दे देते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मालिक्यूल है जो कि ऑक्टेट रूल को या डुप्लेट रूल को ओबे करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपने क्लियर कर लेना है। अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक के अंदर और वो है हमारे पास विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी की बात करते हैं। विस्पर थ्योरी की पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। दोबारा से बता देता हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये साइंटिस्ट ने पेश की थी शेप ऑफ मॉलिक्यूल को जो है एक्सप्लेन करने के लिए। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें पता चलती है, जो पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी की, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके हवाले से बात की। अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स किस तरह से शेप ऑफ ज्योमेट्री को या शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं उसको इसमें टॉपिक के अंदर आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि ये क्या करते हैं, हमारे पास ये एक्सप्लेन करते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ये थ्योरी हमारे पास। अब सबसे पहला जो पोस्टुलेट आता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हवाले से आता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास सेंट्रल एटम के पास होता है वो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं। एक हमारे पास होते हैं लोन पेयर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं बॉन्ड पेयर्स। अब लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स की हम बात करते हैं और इस थ्योरी को जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो लोन पेयर के बारे में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि लोन पेयर जो हमारे पास है वो ऑक्युपाई करता है मोर स्पेस, तो ऑक्युपाइज मोर स्पेस। लोन पेयर जो है ज़्यादा स्पेस जो है वो कैरी करता है। और जो दूसरा हमारे पास इसके बात आती है लोन पेयर्स के हवाले से, वो ये आती है कि इसको एक ही न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। वन न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, अट्रैक्शन होती है एक न्यूक्लियस की। इसी वजह से ये जो है ज़्यादा जो है स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। जबकि बॉन्ड पेयर्स की बात करें तो बॉन्ड पेयर्स की भी दो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आती हैं। पहले ये आती है कि ये ऑक्युपाई लेस स्पेस, ये लेस स्पेस ऑक्युपाई करता है बॉन्ड पेयर। इसकी वजह भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लेस स्पेस ऑक्युपाई क्यों करता है, क्योंकि इसको दो न्यूक्लियस जो है दो एटम्स के न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दो न्यूक्लियस के जो है वो एटम्स अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि जो बॉन्ड पेयर है वो लेस स्पेस ऑक्युपाई करता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँ, कॉमन सेंस की भी बात है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के दरमियान बनती है और उनके इलेक्ट्रॉन्स जब करीब आते हैं तो बॉन्ड पेयर बन जाता है हमारे पास और उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और इस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हुई है। अब क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में शेयर किए हैं दो एटम्स ने, तो जाहिर बात है एक एटम का न्यूक्लियस भी उसके ऊपर अट्रैक्शन शो कर रहा है, उसको अपनी पोजीशन में लेना चाहता है, जबकि दूसरे एटम का न्यूक्लियस भी लेना चाहता है। तो जब दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है एक पेयर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इस तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और इस वजह से उनकी जो है वो लेस स्पेस जो है ऑक्युपाई करते हैं। जबकि लोन पेयर्स की बात करें तो लोन पेयर आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल्स होते हैं जो बॉन्डिंग पेयर के अलावा बच जाते हैं उनको हम लोन पेयर्स कहते हैं। तो लोन पेयर्स को क्योंकि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो एटम है वही उसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है, एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो लिहाजा उनके अंदर जो है वो स्पेस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। अब लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स की हम बात करें तो इन दोनों के दरमियान जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की बात करें तो इन दोनों के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान वो हमारे पास मैक्सिमम होता है।
मैक्सिमम। जबकि हम रिपल्शन की बात करें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स के दरमियान, वो रिपल्शन जो होती है वो हमारे पास मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम होती है। और एक और पास्टुलेट आता है वेस्पर थ्योरी का कि जो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स है, इन दोनों का सम, यानी ये दोनों मिलकर, लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी सेंट्रल एटम के ऊपर मिलकर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। यानी हम जब भी ज्योमेट्री की बात करेंगे किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की, तो हम सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे। और लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स को हम देखकर फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स जो है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम रिपल्शन जो ऑर्डर है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स के दरमियान, उनकी बात करते हैं कि किसके दरमियान जो है रिपल्शन ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन उससे ज़्यादा यानी उससे कम होती है। और सबसे कम जो रिपल्शन पाई जाती है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान पाई जाती है। तो ये जो रिपल्शन ऑर्डर है ये आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी जगह पर आपको ये फ़ायदेमंद हो सकता है, यानी ये आपको कुछ ना कुछ बता सकता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम बॉन्ड पेयर लोन पेयर के दरमियान, और सबसे कम जो रिपल्शन होती है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है। अब इस रिपल्शन से फिर एंगल बढ़ता है और उससे फिर हम ज्योमेट्री और चीज़ों का जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये रिपल्शन ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो ये भी आपसे मैं पूछ लेता हूँ। तो आपने बताना है कि ये 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा कि इनमें से किस मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो, यानी मॉलिक्यूल्स जो है एटम्स के दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्शन पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपके लिए 4 ऑप्शन, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है। वीडियो को पॉज करके आपने ध्यान से देख कर मुझे बताना है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में, या चले मैं आपको साथ बता ही देता हूँ, कमेंट बॉक्स में फिर ये लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास मीथेन है, दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है कि 2 लोन पेयर्स होते हैं, तीसरा हमारे पास सिलिकॉन हाइड्राइड है, और डी ऑप्शन हमारे पास जो है वो जो है अमोनिया है, और इसके नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है कि 1 लोन पेयर होता है। अब यहाँ पर आप गौर करें और मुझे बताएं, वीडियो को पॉज कर कर अपने आप से क्वेश्चन पूछें और बताएं इसमें से किस मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आई होप कि अभी आपने जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किसके दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्शन है। तो अगर आप पहले ऑप्शन पर गौर करें तो वो मीथेन है। अब मीथेन के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, और आप जानते हैं कि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, लिहाजा इसके जो एटम्स हैं उनके दरमियान, यानी जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो सबसे कम होगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रिपल्शन ऑर्डर। तो बॉन्ड पेयर के दरमियान सबसे कम रिपल्शन होती है। दूसरे नंबर पर जाएं तो हमारे पास है वाटर। अब वाटर का ऑक्सीजन आपको पता है कि 2 लोन पेयर्स होते हैं, और जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे तो रिपल्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी मैंने आपको बताया कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर्स हैं, इनके दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी, तो लिहाजा जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है वो बी ऑप्शन है, वाटर। यानी वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा रिपल्शन पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपने क्लियर करना है। अब हम जाते हैं आगे और बातों की तरफ, और एक और पास्टुलेट की मैं आपको बात बताता हूँ। जो पास्टुलेट विस्पर थ्योरी का है वो ये है कि थर्ड पास्टुलेट है हमारे पास विस्पर थ्योरी का, कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है किसी भी एटम्स के, वो बिहेव करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड। इस पॉइंट का यहाँ पर क्या मतलब है, इसको यहाँ पर मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो थर्ड पास्टुलेट है विस्पर थ्योरी का वो ये कहता है कि डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बिहेव करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड। अब इसका यहाँ पर मतलब ये है कि किसी भी एटम, यानी जो जो कोई भी हमारे पास एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, वो डबल बॉन्ड बनाता हो या ट्रिपल बॉन्ड बनाता हो, वो बिहेव करता है एज अ सिंगल बॉन्ड, और उसका कोई भी रोल नहीं होता ज्योमेट्री के अंदर। यानी अगर कोई भी हम मॉलिक्यूल लें और उसके एटम के मिसाल के तौर पर अंदर हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर ले लेते हैं, वो डबल बॉन्ड बनाता है मोस्टली। तो अब जो डबल बॉन्ड बनाता है उस डबल बॉन्ड से ज्योमेट्री के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट किससे होगा वो हम देखेंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हमारे पास ज्योमेट्री का जो ज्योमेट्री की जो शेप है, यानी उसको कोई भी वो अफेक्ट नहीं करेगा। ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। एक और पास्टुलेट हमारे पास आता है विस्पर थ्योरी का, वो ये कहता है कि अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी किसी एटम्स की किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो उसका इफेक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो इंक्रीज करेगा। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। और आखिर में हम इस जो वेस्पर थ्योरी है उसकी शॉर्ट फार्मूले की तरफ जाते हैं कि किस तरह शॉर्टकट फार्मूले को हम ध्यान में रखते हुए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की बता सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका ड्रॉबैक कि वेस्पर थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था। तो वेस्पर थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती। और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग थ्योरी हमारे पास आई जिसको हम वीबीटी कहते हैं, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। तो अब वीडियो के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक के अंदर या जिस लेक्चर के अंदर, उसकी हम बात करते हैं। और वो है हमारे पास कि किसी भी मॉलिक्यूल की हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस शॉर्टकट फार्मूले से जो आप आसानी से फाइंड कर सकेंगे। यानी एलिमेंट्स हैं कुछ, उनके आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए। वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं लिख देता हूँ कि इन एलिमेंट्स के कम से कम आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए कि ये किस ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट्स लिख देता हूँ। ये पहला है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये आपको पता है कि ग्रुप नंबर 2 के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें हम तो बोरान और एल्यूमिनियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप नंबर 3 के अंदर होते हैं। इस तरह से हम कार्बन की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, टिन और लेड की बात करें, ये जो है हमारे पास ये ग्रुप नंबर 4 के अंदर होते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है वो हमारे पास 5 ग्रुप के अंदर होता है। और ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें, ये हमारे पास 6 ग्रुप के अंदर होते हैं। और जो क्लोरीन है वो हमारे पास 7 ग्रुप, और इसी तरह से जीनॉन जो है वो 8 ग्रुप के अंदर होते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। तो उससे आपको ये जो ट्रिक है इससे आप आसानी से उसको यानी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये पेज दूसरा ले लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शॉर्टकट फार्मूला की। सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट फार्मूला है जिससे आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और साथ साथ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को भी जो है वो कर सकेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ शॉर्ट कट ज्योमेट्री। ये बहुत कम टीचर बताते हैं क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वो ट्रिक लिख लेता हूँ, वो शॉर्टकट फार्मूला लिख देता हूँ और फिर हम उससे सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के फार्मूला के अंदर मैं बताता है कि ग्रुप नंबर आपने लिखना है सेंट्रल एटम का, और प्लस आपने लिखना है नंबर ऑफ एटम अटैच, नंबर ऑफ जो एटम्स अटैच हैं उनके बारे में लिखना है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का आपने नहीं लिखना। यानी एक हमारे पास मिसाल के तौर पर कार्बन सेंट्रल एटम है, उसका आपने लिखना है ग्रुप नंबर, और अगर उसके साथ किसी भी सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो आपने ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, वहां पर ऑक्सीजन की एक्सेप्शन है। या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी ऐसा एटम जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपने उसको यहाँ पर काउंट नहीं करना नंबर ऑफ एटम्स अटैच में। और अगर वहाँ पर अगर हमारे पास आयन हो तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर कैट आयन हो तो आपने उसको सिंपली माइनस कर देना है, और अगर नेगेटिव यानी एन आयन हो तो आपने उसको ऐड कर देना है। तो एन आयन होगा यानी नेगेटिव साइन वाला आयन होगा तो आपने ऐड करना है, और अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन वाला यानी कैटायन होगा तो आपने उसको माइनस कर देना। ये सिंपल चीज़ें, आपको ये फार्मूला ज़रा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जिस वक्त मैं एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करूँगा तो आप देखेंगे ये बहुत ही आसानी से आपसे क्वेश्चन हल करेंगे। तो डिवाइडेड बाय आपने 2 कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेकर इस फार्मूले के तहत फाइंड करता हूँ। आप देखेंगे कितना आसानी से हम इसको फाइंड कर पाएंगे। उससे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको पॉसिबिलिटीज बताता हूँ कि इस क्वेश्चन से, इस शॉर्टकट फार्मूला से जो आंसर आएगा उसको आपने कैसे रिलेट करना है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक टेबल के अंदर आंसर्स, उसके बाद मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ये मेरा तेज लिखा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो का। और उसके बाद हम लिखते हैं अटैच एटम्स,
और लास्ट में हम देखते हैं कि उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी। ये हम एक क्वेश्चन लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उससे हम सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप इस फार्मूले के तहत किसी भी मॉलिक्यूल के जो है वो उसको सॉल्व करें, तो अगर आपके पास आंसर उसका 4 आ जाए, अगर आपको इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आंसर आपका 4 आया, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो उस मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अभी मैं सॉल्व भी करता हूँ इस फार्मूले से, पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉसिबिलिटीज़। और अगर उस सेंट्रल एटम के साथ 4 ही एटम्स अटैच भी हैं, तो इसकी फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी जो होगी वो भी टेट्राहेड्रल होगी। सबसे पहले आपने ये लिखना है पास अपने। उसके बाद हम बात करें तो अगर आंसर फिर दोबारा हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 4 आंसर आए, तो हमारे पास सेम वही इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर एटम्स अटैच 3 हो जाएं, यानी उस सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम्स अटैच हों, तो फिर हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी। ट्राइगोनल में शॉर्ट फॉर्म में लिखना हूँ पिरामिडल। इसके अलावा हमारे पास अगर आंसर जो है वो फिर दोबारा 4 आता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही होगी। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आंसर आपका 4 आएगा या किसी एटम के सेंट्रल एटम के साथ 4 एटम्स अटैच होंगे और तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। और अगर आंसर 4 आए और हमारे पास अटैच जो एटम्स हैं वो 2 हों, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी वो बेंड होगी। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद जल्दी जल्दी मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आई है। उसके बाद बात करें, अगर हमारे पास जो आंसर है वो 3 आ जाए, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगी। और अगर उस सेंट्रल एटम के साथ 3 ही एटम्स जो है हमारे पास अटैच हैं, तो हम उसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो भी ट्राइगोनल प्लानर ही लेंगे। उसके बाद बात करें, अगर हम आंसर हमारे पास दोबारा 3 ही आ रहा है, तो हमारे पास सेम वैसी इलेक्ट्रॉनिक जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लानर होगी। और अगर उसके साथ 2 एटम्स अटैच हों, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आएगी वो बेंड आ जाएगी। तो ये बात आपने कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर जो लिखी है मैंने आंसर की सूरत में, वो आपने ध्यान में रखनी है कि ये होंगी। और अगर हमारे पास जो आंसर है वो 2 आ जाए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। और अगर उसके साथ भी 2 ही एटम्स अटैच हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर होगी। तो ये तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आंसर ये आएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ये होगी। अब इस ट्रिक की मदद से, इस शॉर्टकट फार्मूला की मदद से हम एक एग्जांपल करते हैं। सबसे आसान एग्जांपल यहां पर मैं लेता हूं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम लेते हैं मीथेन को लेते हैं और इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए हमारे पास कि आप बताएं कि जो मीथेन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, तो आप आसानी से इस फार्मूले से जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एटम आपने देखना है। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। अब कार्बन मैंने आपको बताया था पीछे, यहाँ पर मैं दोबारा आपको शो कर देता हूँ। मैंने बताया था कि कार्बन का आपने ग्रुप नंबर ध्यान में रखना है। तो कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, टिन और लेड जो है वो 4th ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। तो लिहाजा आपने यहाँ पर कार्बन का ग्रुप नंबर लिखना है फार्मूले के तहत। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपली 4, क्योंकि इसका जो कार्बन है वो 4 ग्रुप के अंदर पाया जाता है, इसलिए 4 लिखा, प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच हमने देखने हैं ऑक्सीजन को छोड़कर। यहाँ पर हमारे पास कितने? 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो सिंपली यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। और साथ में जो है हमारे पास आयन का मैंने बात की थी, यहाँ पर क्योंकि कोई आयन नहीं है तो लिहाजा आयन वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 + 4 8 होता है, डिवाइडेड बाई 2 होगा। 2 1s are 2 4s are, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। तो जब मैंने आपको कहा कि जब भी आंसर इस फार्मूले से आपका 4 आए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो एक बात जहां पर हमें समझ आ गई कि मीथेन की जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अब यहां पर मैंने एक और आपको पॉसिबिलिटी बताई थी कि अगर उस सेंट्रल एटम के साथ 4 ही एटम्स अटैच हों, तो हमारे पास उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? वो भी टेट्राहेड्रल होगी। तो सिंपली यहां पर आप देखें, ये सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। जब 4 हाइड्रोजन अटैच है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। तो इतना सिंपल फार्मूला है, इतना सिंपल शॉर्टकट है, जिसकी मदद से आप किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा एक सिंपल शॉर्टकट फार्मूला देखा कि किस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में हमने विस्पर थ्योरी को डिटेल के अंदर देखा, उसके पास्टुलेट्स को देखा, उसकी एप्लीकेशन को देखा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग का। मुझे आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को किस तरह से एक्सप्लेन किया था वीबीटी ने, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।